4 मई को पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। चुनाव की काउंटिंग के साथ ही ये बेचैनी जो है वो सभी के जहन में है। आखिर पश्चिम बंगाल की सियासत में कौन आएगा? क्या ममता बनर्जी की वापसी होगी या फिर इतिहास में पहली बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी? यही सवाल जो है वो सभी के जहन में है। सभी की निगाहें जो है वो पश्चिम बंगाल के चुनावों पर टिकी है, मतगणना पर टिकी है। इस बीच तमाम तरीके के एग्जिट पोल आ रहे हैं। बड़ी बड़ी एजेंसियां एग्जिट पोल कर रही है, जिसमें ज्यादातर जो एग्जिट पोल है वो बीजेपी के फेवर में जा रहे हैं, बीजेपी की सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 15 सालों का जो ममता बनर्जी का कुशासन है उसका अंत होने जा रहा है। इस बीच एक और एग्जिट पोल आया है जिसमें यही दावा किया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आने जा रही है। दरअसल आपको बता दें, यहां पर भारत डेमोग्राफिक रिसर्च का एग्जिट पोल आया है जहां पर बीजेपी 184 सीटों के साथ पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज हो सकती है। इसके अलावा बात अगर हम टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी की करें तो उनके खाते में 104 सीटें आती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि टीएमसी को 104 सीटें मिल सकती है, जो कि बहुमत के आंकड़े से काफी ज्यादा कम है। लेकिन इस बीच अभी एक बैठक हुई है कोलकाता में जहां पर ममता बनर्जी ये दावा कर रही है कि टीएमसी जो है इस बार के चुनावों में 200 सीटों का आंकड़ा क्रॉस कर सकती है। यह बड़ा आंकड़ा जो है वो ममता बनर्जी की ओर से कही जा रही है। ऐसे में हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सुशील जी और रवि जी। इनसे हम जानेंगे कि आखिर जो पश्चिम बंगाल के चुनावों को लेकर के अलग अलग बयानबाजी हो रही है, अलग अलग एग्जिट पोल आ रहे हैं जिनमें ज्यादातर जो एग्जिट पोल है वो बीजेपी के पक्ष में जा रहे हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि इस बार की जो एग्जिट पोल है वो कितना सटीक साबित हो सकता है और क्या वाकई में पश्चिम बंगाल की जो जनता है इस बार परिवर्तन चाहती है? बिल्कुल, ये तो आप देख ही रहे हैं। जो इस बार जो बदलाव की लहर दिखाई दी है, इसकी झलक हम 2021 में ही देख चुके थे, लेकिन कोरोना की वजह से, कुछ गाइडलाइन की वजह से ममता बनर्जी ने बीजेपी को प्रचार करने से रोक दिया गया था। ठीक है, नहीं जो जहां मतलब बीजेपी की 3 सीटें थी, 3 से वो 77 का जो सफर तय किया है, तो 2021 में ही ये फैसला आ जाना चाहिए था। और ये जो 5 साल और गए हैं, ये बंगाल की जनता के लिए बेहद दर्दनाक गए हैं। आपने देखा होगा, मैं शायद ही समझता हूँ इंडिया की शायद कोई ऐसी स्टेट होगी जहाँ इतना ये बेरहमी से सीएम का इतना सपोर्ट रहा हो और इतनी गुंडागर्दी की हो, हिंदुओं को इतनी बुरी तरह से कत्लेआम किया गया हो, हिंदू जितने कल्चर हैं, प्रोग्राम्स हैं, उन पर रोक लगाई जा रही हो, पत्थरबाजी हो। इतना शायद मुझे लगता है कि इंडिया की किसी स्टेट में ऐसा हो कि किसी भी सीएम ने जो इतना सपोर्ट करा हो, मतलब जो गुंडागर्दी हो वाले को। तो इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि जो जो बांग्लादेशी जो आए हों घुसपैठे, जिनका जो कहा जाता है कि ममता बनर्जी सरकार में जिनको पाला जाता है, गुंडागर्दी के लिए भेजा जाता है, डराया जाता है, लोगों को धमकाया जाता है जिस चीज़ के लिए, तो उस चीज़ को देख के ये लगता है कि जब अब ये एसआईआर पे जो परिवर्तन हुआ है, जो एसआईआर हुई है, उसमें घुसपैठियों का तो वोट कट गया, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी का आना तय है। जो एग्जिट पोल आ रहे हैं बिल्कुल सही आ रहे हैं। हाँ, इसमें कुछ 2 4 5 सीटों का ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो एग्जिट पोल को लेकर के टीएमसी इसे खारिज कर रही है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि ये जो एग्जिट पोल है वो सिर्फ शेयर मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए किया जा रहा है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ऐसे में बार बार वो अपने टीएमसी के समर्थकों और जो टीएमसी के नेता हैं उनका मनोबल कहीं ना कहीं बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। तो ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी है कि ममता बनर्जी को बार बार ये कहना पड़ रहा है कि नहीं नहीं आप चिंता मत करिए, 200 सीटों के ऊपर ही टीएमसी जो है आने जा रही है? ममता बनर्जी ने मीटिंग में अपनी फ्रस्ट्रेशन दिखाई। वो साफ दिखाता है कि वो हार से बौखला गई और किस तरीके से उनका भतीजा खुलेआम धमकी दे रहा है कि डंडा और झंडा साथ रखने की बात कर रहा है और कह रहा है कि अपने साथ झंडा और डंडा दोनों रखें। अगर एक भी टीएमसी कार्यकर्ता पर लाठी चल दी तो बंगाल की जनता जवाब देगी। और जिन्होंने इन्होंने लाठी डंडे और पूरे गोले, पेट्रोल बम, तमाम क्रूड बम, तमाम ऐसे उनको हत्याएं हुई उनके राज में, तो उसका दोषी कौन है? ये पश्चिम बंगाल के लोग नहीं थे। इनको लगता है कि आज भी इनके जो जहांगीर खान की उनकी विधानसभा में खुलेआम धमकी दे रहे हैं, रेप की धमकी दी जा रही है और उनके घरों को तोड़ा जा रहा है, उनको मारने की धमकी दी जा रही है। तो इसका साफ सा मतलब है कि ये इनका गुंडा तंत्र अभी भी इनकी अकड़ गई नहीं है और अभिषेक बनर्जी का लगातार ये रवैया आ रहा है
और ममता बनर्जी जो कह रही है कि ये लड़ाई सिर्फ बीजेपी के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये पैरामिलिट्री फोर्सेस और कमीशन चुनाव आयोग के खिलाफ है। तो किस तरीके के अब लोकतंत्र के खिलाफ है ये? चुनाव आयोग का जो निर्माण हुआ है वो संविधान के अनुरूप है और संविधान की एक संस्था है। अगर जो चुनाव कर रहे हो उसके खिलाफ तुम इस तरीके की खुलेआम धमकी कर रहे हो, सेंट्रल फोर्सेस के खिलाफ तुम धमकी दे रहे हो, तो ममता बनर्जी की फ्रस्ट्रेशन आज साफ दिखाई दी। और जो 200 से ज्यादा आंकड़ा वो बोल रही है कि ये मार्केट का मैनिपुलेशन के लिए कर रखे हैं, मुनाफा कमाने के लिए। ममता बनर्जी को ये बताना चाहिए कि 15 साल में उन्होंने क्या किया, क्या आफत आ गई थी उनको कि अपने कार्यकर्ताओं को इकट्ठा होने के लिए करना पड़ रहा है। उन्होंने 15 साल में कुछ काम किया होता तो उन्हें ये कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप तीन सेशन से देख लो, जो इलेक्शन हुए हैं 15 साल हो गए, 15 साल में जो सीएम रहा हो उसे आके ये कहना पड़ रहा है कि हमारी सीटें 200 आएंगी। इलेक्शन के दिन जिस दिन वोटिंग हो रही थी, आपने देखा होगा इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। वो सीट पे जाके बौखलाई हुई घूम रही है। अभी स्ट्रॉन्ग रूम में जो हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ है, क्या मतलब है इसका? अगर आपने कुछ काम किया होता तो आपको इस तरीके से पेश आने की जरूरत नहीं थी। और जो आज ये मीटिंग में जो बोला है उन्होंने, हमारी 200 सीट से ऊपर आ रही है, ये सिर्फ जैसे कहावत कही जाती है, थोता जना बाजे घना। तो ये अपनी पार्टी के नेताओं को थोड़ा सा ये सांत्वना देने वाली चीज है कि 200 सीटें आ रही हैं। 200 सीटों का मतलब ही नहीं है, उन्हें खुद को पता लग गया है, उनकी जमीन खिसक चुकी है। क्योंकि देखो, पाप का एक घड़ा होता है, जब वो भर जाता है तो उसका अंत जरूर है। इससे पहले जो लेफ्ट वालों ने जो शासन था उनका, वो शासन चल रहा था। उसके बाद ये टीएमसी के 15 साल हो गए, तो उन्हें बदल के टीएमसी को इसलिए लाया गया था कि ये महिला है, ये हमारे लिए कुछ काम करेगी। लेकिन महिला के शासन में आरजीकर वगैरह, संदेश खाली और जैसी जो घटनाएं हुई हैं, इतनी दर्दनाक जो घटनाएं हुई हैं, उन्होंने बंगाल की जनता को झकझोर के रख दिया है। ठीक है, तो जनता परिवर्तन की मांग कर रही है। मैंने कहा 3 से 77 का जो सफर था बीजेपी पहले ही तय कर चुकी थी। अगर वो कोरोना में उस टाइम होता तो खेला उसी टाइम हो जाता। और इसकी वजह से ममता बनर्जी बहुत बौखलाई हुई है। और 200 सीट जो वो बोल रही है सिर्फ खोखला दावा है और इसके अलावा कुछ नहीं है। अच्छा, इन चुनावों में एक और बेहद खास चीज ये भी देखने को मिली कि जो आईपैक है, जो कि टीएमसी और ममता बनर्जी की चुनावी रणनीति तैयार करती है, उसके खिलाफ भी एक्शन हुआ। कोयला घोटाला मामले को लेकर के ईडी ने छापेमारी की, उसके बाद जो उसके डायरेक्टर है उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो आपको लगता है कि आईपैक ने जिस तरीके से अपना बोरिया बिस्तरा पश्चिम बंगाल के चुनाव के दौरान समेटा है, तो इससे ममता बनर्जी को और भी ज्यादा नुकसान हो सकता है, डेंट पहुंच सकता है? ममता बनर्जी के खिलाफ सबसे ज्यादा अगर गुस्सा आज बंगाल में है तो आईपैक नाम की जो एजेंसी है, वो एजेंसी नहीं बल्कि एक कॉरपोरेट गुंडागर्दी का एक नमूना था। उसमें क्या था कि हमें जब बंगाल में गए तो उन्होंने बताया था कि आईपैक ही सब चीज देता था कि किस कहाँ से वसूली करानी है, कौन ममता के खिलाफ बोल रहा है, उसको कैसे धमकाना है, उसको कैसे मारना है। तो जिस तरीके से उनका एक सिस्टम था, जब वहां पे रेड होती है, ममता बनर्जी वहां पर क्यों जाती है? एक प्राइवेट एजेंसी के खिलाफ जब रेड हो रही, ईडी रेड, तुम वहां कैसे पहुंच गई? और वो फाइल लेके भाग जाती है और फिर वहां पर मीडिया के सामने जो विजुअल आते हैं वो सब उसके हाथ में फाइल होती है, वो खुद बोलती है। अब उसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट में जब ईडी जाती है तो ईडी सुप्रीम कोर्ट ममता बनर्जी को फटकार लगाते हैं कि आप एक गलत नियम सेट कर रहे हैं और ये गलत हो जाएगी कि आप एक एजेंसी के काम में डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो ममता बनर्जी को कोर्ट से लगातार फटकार पड़ी, एसआईआर पे पड़ी, ईडी आईपैक के मामले में पड़ी और अभी चुनाव आयोग के जो पर्यवेक्षक और वो काउंटिंग को लेकर उस पर 3 लगातार हार हुई है। तो ऐसा कोई फील्ड नहीं है कि जहां ममता बनर्जी को मुंह की खानी पड़ी। पब्लिक के बीच हार रही है, कोर्ट में हार रही है और जनता के बीच तो वो हार चुकी है। अब कोई बहाना नहीं बचा। तो इस तरीके की अपनी जो फ्रस्ट्रेशन है वो कभी बोल रही है बीजेपी के खिलाफ ये है। अब सबसे बड़ा बयान ये है कि जो मुझे लगा कि अभी अखिलेश यादव जो कह रहे हैं, आप सुशील यादव जी हैं तो यादव जी बोलते हैं कि हम सब यदुवंशी हैं, तो यदुवंशी असली यदुवंशी यहाँ हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं। अखिलेश यादव प्रचार करने जाते हैं, तमाम लोग बात करते हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि चुनाव व्यवस्था पर भाजपा का भरोसा नहीं, बुरी तरह हार गई है। अब विभिन्न अधिकारियों के बीच सुखविहार का आकलन सही नहीं है। तृणमूल कांग्रेस को 234 सीट जीत रही है, अखिलेश यादव कह रहे हैं।
और बंगाल में क्योंकि 165 अतिरिक्त पर्यवेक्षक और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों को भेजा जा रहा है और अखिलेश यादव कह रहे हैं 234, 300 से भी कम सीटें हैं और 234 ये दे रहे हैं। तो आपको क्या लगता है अखिलेश यादव का आंकलन सही है? पहली बात तो मेरी ये बात नहीं समझ में आ रही कि ये सारे के सारे जो लोग हैं फोर्स डिप्लॉयमेंट को लेके क्यों इतना परेशान है। क्या इन लोगों को इतनी समझदार होते हुए राजनीति में ऐसी बेवकूफ़ी भरी बात है? इतना ही था सर आप ये बताइए ना, आप मुझे एक स्टेट बता दीजिए ना भारत में जिसमें बंगाल से ज्यादा गुंडागर्दी कत्लेआम मचा हो जो। आप मुझे एक स्टेट बता दीजिए। और इन सबको पता नहीं कि बंगाल में क्या हुआ है, इलेक्शन के बाद भी टीएमसी के जीतने के बाद भी लोगों की निर्मम हत्या की गई जो, और उसके बाद भी ये लोग सब बोल रहे हैं कि वहां पे फोर्स इतनी क्यों डिप्लॉयमेंट की। नेता बोल रहे हैं, वकील बोल रहे हैं, मतलब क्या है, इन्हें डर है। मतलब ये चाह रहे थे अगर फोर्स वहां से हट जाए ममता बनर्जी अपना खेला कर दें, ये चाहते हैं। और रही बात अखिलेश यादव की, अखिलेश यादव ये बोल रहे थे कि चुनावी आकलन ठीक नहीं है, चुनाव आयोग बिका हुआ है या बीजेपी की तरफ हो गए। जब इससे पहले 2 से 3 दशक आपने और आपके पिताजी ने जब राज करा एक छत्र, उस टाइम आपको चुनाव आयोग याद नहीं आया था? आज क्यों चुनाव आयोग याद आ रहा है? अभी इससे पहले कुछ सीटें गलती से जो मिसअंडरस्टैंडिंग में जो सीटें कुछ ज्यादा आ गई थी समाजवादी पार्टी की, तब तो नहीं कहा उन्होंने कि चुनाव आयोग भी उनके साथ मिला हुआ है, कुछ सीटों में उनका इजाफा हुआ था। ये आपसी कुछ प्रॉब्लम हुई थी, जो भी थी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जिसकी वजह से फेक नैरेटिव की वजह से जो भी है, जिसकी वजह से भी हुआ, सीटें कम आई बीजेपी की और सपा की सीटें ज्यादा आई। उस टाइम तक अखिलेश यादव नहीं बोले थे कि ये चुनाव आयोग से मिले हुए हैं, चुनाव आयोग मिला हुआ है बीजेपी से, फलाना है ढिमका। देखो ये सारे एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, मैं बताऊं। और विपक्ष में इनके पास कोई चेहरा नहीं है। जैसे ये राहुल गांधी करके खड़ा कर रहे थे, वो भी नाकाम साबित हुआ है। आज तक लॉन्च ही नहीं हो पाया, वो ऐसा लॉन्च पैड पे पता नहीं कहाँ है क्या, आज तक लॉन्च ही नहीं हो पाया है। एक ममता बनर्जी का थोड़ा बहुत था, लेकिन जो उन्होंने 15 साल में जो शासन किया बंगाल में, बंगाल की जनता त्रस्त है, तो वो नहीं चाहती है। एक स्टेट का ही चेहरा है, इनके पास कोई पॉलिटिकल चेहरा नहीं है। ये सबके सामने आके तो लोकसभा इलेक्शन में आके एक साथ खड़े हो जाते हैं। नहीं, लोकसभा इलेक्शन में आके ये एक साथ खड़े हो जाते हैं और बाकी स्टेटों में हम एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं। तो इनका कोई औचित्य नहीं है इनकी बातों का, ठीक है। और ये बौखलाए हुए हैं सारे। अखिलेश यादव को भी पता है कि 2027 में क्या होने वाला है, खेला उनके साथ भी होने वाला है, उन्हें भी अच्छी तरह से पता है, इसलिए बौखला रहे हैं। धन्यवाद। जैसे कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 234 सीटें जो है ममता बनर्जी जीतेंगी, ममता बनर्जी कहती हैं कि 200 सीटें जीतेंगी। तो आपका आंकलन, आपका अनुमान क्या कहता है बंगाल चुनाव को लेकर के? मेरा अनुमान है कि 170 से ऊपर रहे। किसका? बीजेपी का। देखो ये बदलाव की लहर है और जो वोटिंग परसेंटेज है उसके हिसाब से बता रहा है कि खेला तगड़ा ही होगा। ये 180 के क्रॉस कर सकता है अगर जिस दिशा में सही दिशा में हुआ है तो। मेरे ख्याल से भी आंकड़े यही कहते हैं कि बीजेपी जो है प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, यानी कि जो आंकड़ा है वो तकरीबन 180 या 190 तक जा सकता है। क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि बीजेपी का जो ग्राफ है वो बढ़ा है। 2016 में 3 सीटें थी, 2021 में 77 सीटें हुई हैं और इसी के साथ ही वोटिंग परसेंटेज भी बीजेपी का बढ़ा है। यही आपने हाँ बिहार में भी देखा है ना, हाँ जब भी आई होता तो बदलाव। हाँ, ये वोटिंग शेयर में चीजें माननी पड़ेंगी कि बीजेपी ने काफी अच्छी मेहनत की है। ग्राउंड जीरो पर लगातार गृह मंत्री अमित शाह जो हैं डटे रहे हैं। उन्होंने बकायदा कोलकाता में डेरा डाल रखा था और जब आधुनिक राजनीति के चाणक्य अगर कोलकाता में बैठ करके जमीनी स्तर पर राजनीति और रणनीति कर रहे हैं तो इसका जो रिजल्ट है वो बहुत बड़ा होने वाला है। खैर ये पता तो 4 मई को चलेगा जब असल जो नतीजे हैं वो घोषित किए जाएंगे। लेकिन आपको क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल में कौन सरकार बना रहा है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।